हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, जैसा कि मेरी हर वीडियो ही शानदार होती है, लेकिन आज हम और भी अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है अपवर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। परावर्तन हमने देख लिया, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उसके बाद परावर्तन किससे होता है? दर्पण से होता है। कोई भी जो मिरर जो होते हैं, मिरर। फिर हमने देखे मिरर कौन कौन से होते हैं। मिरर होते हैं दो टाइप के, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, जो किसी गोले से बनाए गए हों, किसी स्फीयर से बनाए गए हों। तो समतल दर्पण बिल्कुल जिस सीधा हो, जिसमें कोई उबड़ खाबड़ ना हो, घुमावदार ना हो, ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? समतल, मतलब बिल्कुल फ्लैट। आई बात समझ में? इसके बाद हमने देखा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक गोले से बने होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं हमें कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब, केव का मतलब होता है गुफा, तो कॉनकेव वाला मिरर। एक होता है अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर देखे हमने, दोनों से हमने किसका निर्माण किया? बिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण किया। बिंब क्या होता है? बिंब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी इंसान। अगर हम हैं तो हम होते हैं बिंब, और अगर हम किसी समतल दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं तो वो है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब बिंब की प्रति, फोटोकॉपी जो हम बोलते हैं। आई बात समझ में? ये सारा हमने बहुत पहले देख लिया हमारी पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गजब साइंस आपको मिलने वाली है। पूरी केमिस्ट्री मैंने करवा दी है, फिजिक्स यहाँ पर चल रही है 10th क्लास की, बहुत ही बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो अब सीरियस हो जाओ, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दो, सारी चीज़ें छोड़ दो। जो भी सेलिब्रेशन, जो भी मौज मस्ती करना है बाद में कर लेना। तो चलो आज हम देखेंगे अपवर्तन, लेकिन अपवर्तन से पहले छोटी मोटी जो आपकी किताब में दे रखी हैं दो चीज़ें हैं। एक होता है दर्पण सूत्र, जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और एक है आवर्धन क्या होता है। दोनों छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल मैं अभी 5 मिनट में समझा दूंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपवर्तन क्या होता है। अगर परावर्तन समझ लिया तो अपवर्तन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखो ध्यान से। आप दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बना लेता हूं कॉन्वेक्स मिरर। कल मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों अंतर बता दिया था आपको। ये कोई गोला है, गोले को बीच में से काट दो, अगर बाहर की ओर पॉलिश करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा? अवतल। और अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो बाहरी सतह क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ। जबकि इसकी होती है, तो यहाँ से बाहरी सतह पर इस पर पॉलिश कर दी, उसमें आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी, तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्लियर है? अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? बीचों बीच में क्या होता है? पोल, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। क्लियर है? पी से लेकर, अब ये माना कोई गोला है, कल वाली चीज पर ही जा रहा हूं मैं अभी, इसी से रिलेट हो जाएगा पूरा दर्पण सूत्र। ये गोला है तो इसका जो सेंटर होगा इसे हम बोलते हैं सी। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इस पूरे कर्वेचर का ये क्या है? एक सेंटर है, मतलब इस गोले का जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा? सी। अब सी से और पी के बीच की जो लेंथ है, दूरी, ये होती है कैपिटल आर। क्या होती है? कैपिटल आर। आर क्या होगी? आर होती है त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी? वक्र का त्रिज्या। इस पूरे वक्र की, इस पूरे गोले की क्या है? ये त्रिज्या है आर। अब एफ क्या होता है? एफ, कोई किरण आ रही है, दो किरण समांतर, और जिस बिंदु पर वो टकराएंगी, किस पर? जिस बिंदु पर वो टकराती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एफ।
फॉर एग्जांपल एक किरण यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, आई बस में दोनों ये जिस पॉइंट पर अब वापस आकर ऐसे टकराएंगी, जिस बिंदु पर टकराएंगे ये होगा, इसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो F बराबर होता है फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट। फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट भी इसे हम बोल देते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो P हो गया, P क्या होता है? पोल, ध्रुव जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। पोल मतलब बीचों बीच वाला ध्रुव इस पूरे दर्पण का। ये चीज़ मैंने कल आपको समझाई थी। ये सारी चीज़ें जिस किसी को भी समझ में नहीं आई हो या फिर क्लास नहीं देखी हो तो इसलिए मैंने दोबारा इसको समझा दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर क्या है? आर रेडियस है। जो एफ होता है, एफ इस आर का होता है आधा। आर क्या है? इस आर है सी और पी के बीच की दूरी, त्रिज्या, एक तरीका से पूरे वृत्त की जो त्रिज्या होती है। और आर, अब जो एफ होता है, एफ हमेशा आर का आधा होता है, मतलब एफ सी और पी के बिल्कुल बीच में होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? R/2। इससे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था यदि आर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच की अगर दूरी 10 सेंटीमीटर है तो एफ ज्ञात कीजिए। तो एफ बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जितना भी आपको आर दे रखा है उसका हम आधा कर लेंगे, इससे हमारा निकल के आ जाएगा एफ, जिसे हम बोलते हैं फोकस लेंथ। ये जो पॉइंट होता है ये होता है फोकस पॉइंट होता है। और एफ, कैपिटल एफ जिसे हम लिख सकते हैं, ये होती है फोकस लेंथ। एफ से और पी के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। क्लियर है? और सी से पी तक की आर, कैपिटल आर को बोलते हैं रेडियस या फिर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो होती है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम देखने वाले दर्पण सूत्र बनाना है हमें। कोई भी गोलीय दर्पण है, हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया? कॉनकेव मिरर लिया। अब हमें दर्पण सूत्र बनाना है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लंबाई। आई बात समझ में? अब यहाँ पर अब ये जो बिंब बना एफ पर कोई प्रतिबिंब बनता है, इसका ये है 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे देखना। ये क्या है? ये है बिंब। बिंब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब अगर हम पेन का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं या कोई और वस्तु है, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब, प्रति का मतलब होता है कोई भी कॉपी, फोटोकॉपी जो हम करवाते हैं। फोटोकॉपी क्या होती है? जो हम उसको मेन कॉपी देते हैं उस जैसी एक दूसरी कॉपी वो निकाल कर दे देती है मशीन। तो यहाँ पर प्रति का मतलब है प्रतिबिंब। जैसा आपका बिंब है, एक पेन है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का पेन रखा है यहाँ पर, तो इस जैसा पेन यहाँ पर दिखाई देगा इस दर्पण में, तो ये इसका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। उसके जैसा है बिल्कुल, तो उसकी जैसी ही तस्वीर आपको उसमें दिखाई देती है। हम अगर किसी दर्पण में देखते हैं, कोई भी समतल दर्पण रखा है हमारे सामने, तो हम क्या हैं? हम हैं बिंब, कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन हम शीशे में देख रहे हैं वो बिंब नहीं है, वो है प्रतिबिंब। आई समझ में? प्रतिबिंब मतलब उसे हमारी कोई कॉपी है, हमारे जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम है हमारी तरह, तो वो हमारे ही एक दूसरी प्रति है। आई बस समझ में? तो इसलिए हम दर्पण में एक दूसरे को देख पाते हैं। अब दर्पण सूत्र में इसी से दर्पण सूत्र आपको बनाकर बता दूंगा। ये बिंब है, ये क्या है? प्रतिबिंब। लेकिन हमेशा ये बिंब और प्रतिबिंब बराबर नहीं हो सकते। आई बात समझ में? बिंब और प्रतिबिंब बराबर नहीं हो सकते, ये चीज तो क्लियर है। अब हमें बनाना है कि
दर्पण सूत्र कैसे बनेगा? अब देखो यहाँ पर ये बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है, तो यहाँ से लेकर और पोल से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? नंबर 1 बिंब दूरी, बिंब दूरी। आई बस समझ में? इसे हम क्या बोलेंगे? बिंब दूरी। अब इसे हम u से डिनोट कर देते हैं। इसको हम क्या बनेगी? ये बिंब दूरी नंबर 1। नंबर 2 बनेगी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। आई बात समझ में? तीसरी बनेगी फोकस दूरी। अब इस प्रतिबिंब दूरी को हम b से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को f से, स्मॉल f से दर्शाते हैं। 3 चीज़ें हुई हमारे पास। पोल से लेकर इस बिंब की जो दूरी है, पूरी दूरी, ये इसको हम u से दर्शाते हैं, जिसे हम बोलेंगे बिंब दूरी। ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब और पोल से बीच की दूरी है प्रतिबिंब दूरी। फोकस दूरी भी यही होगी, क्योंकि फोकस पॉइंट पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये अलग अलग भी हो सकती है। अगर प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा होगी, किससे? F से। लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये दोनों बराबर है। अब फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/f। ये पूरा क्या है? मिरर फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। v क्या है? v है प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/u। u क्या है? बिंब दूरी, बिंब ये है, बराबर 1/-f। 1/-f मतलब f होता है फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। तो ये पूरा क्या बन गया? इसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला। और अगला होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? आवर्धन। अब इसी से मैं आवर्धन का फॉर्मूला बना के आपको बता दूंगा। आवर्धन होता क्या है? जल्दी से लगो इसको। ये सब लिख लिया होगा। दर्पण सूत्र, इसको हटा दूं, बिल्कुल ये हटा दिया। ये दर्पण सूत्र था। अब इसको अलग टॉपिक मान लो या फिर इसी में मैं आपको समझा देता हूं। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन मैग्निफिकेशन इस आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाते हैं, m से। इसी में हम आवर्धन फॉर्मूला बना देंगे। और लेकिन आवर्धन होता क्या है? आवर्धन एक होता है आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। मतलब ये जो बिंब है, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब इस बिंब का कितना बड़ा है, कितना आवर्धित है। आवर्धित मतलब बड़ा हो गया, तो उसे हम बोलेंगे आवर्धन। इस आवर्धन का मतलब अब समझ में आ गया। इस बिंब और प्रतिबिंब का जो अनुपात है, मतलब अनुपात और रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये जो बिंब है और ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इस बिंब से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। छोटा भी हो सकता है ये, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो बिंब और प्रतिबिंब का अनुपात, आवर्धन क्या होगा? आवर्धन बराबर बिंब की ऊंचाई बटे
प्रतिबिंब की ऊंचाई, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, प्रतिबिंब, बिंब का कितना बड़ा है तो इसलिए प्रतिबिंब ऊपर आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, और ये है बिंब जो ऑब्जेक्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का जो अनुपात है, मतलब जो प्रतिबिंब बना उस बिंब से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, दोनों का अनुपात जो होगा उसे हम बोलते हैं आवर्धन। ये होता है आवर्धन। अब इस बिंब की ऊंचाई को हम किससे लिख सकते हैं, h से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिनोट कर देते हैं हम h डैश से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है h डैश बटे बिंब की ऊंचाई क्या है h। ये पूरा फॉर्मूला बन गया, इसे हम बोलेंगे आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र। स्मॉल m से दर्शाते हैं इसे, जल्दी से लिखो। एक बार रिवाइज कर दूं जल्दी से, बहुत कम समय में। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, कोई भी गोली दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, फॉर एग्जांपल हमने लिया कॉनकेव मिरर, इसमें क्या होता है, बिंब है, एक है प्रतिबिंब और एक है फोकस लेंथ, फोकस दूरी। तीनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। कैसे, कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, तीनों में क्या संबंध होता है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/f। ये चीज क्लियर है, -1/f। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जिस प्रकार मैंने केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दिया आपके सामने, उसी प्रकार फिजिक्स में मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ सके। हर स्टूडेंट, क्योंकि ये फिजिक्स और जो केमिस्ट्री होती है इसमें बहुत ही चीज़ें लॉजिकल होती हैं, लॉजिकल दिमाग से समझना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कंसेप्ट, और उस लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो उसके बाद आप कहीं पर भी नहीं रुकने वाले। क्योंकि 10th बाद अगर आपको साइंस में जाना है, साइंस की फील्ड में जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मजबूत होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन से आप 90 नंबर ला सकते हो, 95 ला सकते हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज हर किसी में नहीं होती। आई बात समझ में। एक 60% वाला भी, एक 60% वाले स्टूडेंट में अगर लॉजिकल नॉलेज है तो मैं उसे अच्छा मानता हूँ, और जबकि किसी ने अगर कैसे भी करके 90-95 बना ली है, अगर उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो मेरे नज़रिए में वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। एक बार समझ में, लॉजिक समझो हर चीज़ का। पूरी साइंस हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि कोई फर्जी चीज़ें यहाँ पर चल रही हों। सारी लाइफ, पूरी अर्थ है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा एनवायरनमेंट है, पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी है, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी भी अभी शुरुआत होने वाली है। मेरी खुद की बायो से, मैं खुद बायो फील्ड से हूँ, बायो से 12th है, बायो से ग्रेजुएशन है, बीएससी फ्रॉम जयपुर, एंड उसके बाद बीएड है, और एमएससी भी जूलॉजी से है। तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, बायोलॉजी। लेकिन मैं मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट को सबसे पीछे रख रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट के, मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, जिस फील्ड के वो होते हैं, मानो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, सबसे पहले उसी पार्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो पार्ट उनका मजबूत होता है, आसानी से उनको डिलीवर कर देते हैं। स्टूडेंट को आ जाता है मज़ा, स्टूडेंट उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री फिजिक्स की बारी आती है, उनका लेवल बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन मैंने हमेशा ऐसा काम नहीं किया। बायो से मेरा पूरा बैकग्राउंड बायो से है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ तक कि बीएड बायोलॉजी से है। रीट भी क्वालिफाई कर ली मैंने, अभी मेंस में जाकर रह गया। लेकिन इस बार टीचर के एग्ज़ाम मेरे हाथों में होने वाली है, ये मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। तो ये जो बायो थी, बायो का मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने बायो से स्टार्ट इसलिए नहीं की कि बायो को मैं आसानी से समझा सकता हूँ।
लेकिन मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री को उठाया, केमिस्ट्री सभी बहुत अच्छे से समझाई, और अब मैं फिजिक्स को उठा रहा हूँ, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होती है सभी स्टूडेंट को। लास्ट में बायो को मुझे पता है, बायोलॉजी को मैं इतना अच्छा समझा दूंगा, इतना अच्छा पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इन पार्ट को पहले इसलिए पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट को इन चीज़ों में कभी कमजोरी महसूस नहीं हो। अब हम शुरू करते हैं, अगला जो टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी है मैंने, डेफिनेशन रटनी नहीं है, बिल्कुल समझनी है, इसको मैं समझा दूंगा डायग्राम से, पूरा डायग्राम से समझेंगे, डेफिनेशन रटनी नहीं है, सिर्फ लिख दी इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है कुछ डेफिनेशन टाइप में। मैं कभी डेफिनेशन में इंटरेस्ट नहीं लेता, डेफिनेशन बनाना आने चाहिए, बनाते हैं, मैं हमेशा डेफिनेशन बनाता हूँ, रटता नहीं हूँ किसी से देखकर, खुद मैं उस कंसेप्ट को देखता हूँ, समझता हूँ, और डेफिनेशन अपने आप माइंड में क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर समझा देता हूँ। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, इस डेफिनेशन पर हम नज़र डालते हैं थोड़ी सी, कि जब कोई एक प्रकाश मतलब लाइट की किरण एक माध्यम से, माध्यम मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम का मतलब या तो द्रव्य हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है, और बिना गैस वाला जो होता है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, मैंने उस दिन बताया था। तो कोई सा माध्यम, ठोस में प्रकाश गमन नहीं करता, क्या दीवार के आर पार प्रकाश जा सकता है? नहीं जा सकता। आइए बस समझ में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, कोई भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या फिर इससे इसमें भी आ सकता है, इससे इसमें भी जा सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये इससे इसमें भी आ सकता है, इससे इसमें भी जा सकता है, मतलब गैस से द्रव में, द्रव से गैस में, लेकिन मोस्टली गैस से द्रव में ही जाता है, क्योंकि ऊपर से जैसे कि सनलाइट जो होती है, सनलाइट, ये सन है, ये सनलाइट आ रही है, तो ऊपर तो ये निर्वात में आएगी, उसके बाद एनवायरनमेंट में प्रवेश करेगी, यहाँ पर इसको क्या मिलेगी? गैस। ये निर्वात है। अगर यहाँ पर पानी भरा है तो ये क्या है? ये है द्रव, ये इसमें प्रवेश करेगी। आई बस समझ? तो यहीं से हम समझने वाले अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यमों में प्रवेश करता है, तो वह दोनों माध्यमों के पृथक तल मतलब ये निर्वात है, ये इस निर्वात का तल है, मतलब इस पॉइंट तक निर्वात है, और जस्ट इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर गैस है, तो ये तल क्या होगा? निर्वात का तल होगा। जस्ट इसके नीचे वाला तल, मतलब ये जॉइंटेड ही होता है, ये कौन सा तल होगा? ये गैस वाला तल होगा। तो दोनों माध्यमों के पृथक तल से कुछ कोण पर विचलित हो जाता है। अब मैंने ये डायग्राम भी उसी हिसाब से बनाया है कि ये निर्वात है, निर्वात में किरण आई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी विचलित हो जाएगी, ये सीधी नहीं जाएगी, ये थोड़ी विचलित होकर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये कुछ कोण पर विचलित हो जाता है, तो यहाँ पर गैस में प्रवेश कर गई। अब यहाँ तक क्या है? इस सरफेस तक, ये यहाँ तक क्या है? यहाँ तक है गैस, लेकिन इससे आगे क्या है? इसके आगे है पानी। तो ये सरफेस कौन सी होगी? गैस वाली, और जस्ट इसके नीचे वाली सरफेस होगी द्रव वाली, लिक्विड पानी वाली। तो गैस से जब प्रकाश की किरण पानी में जाएंगी तो सीधी न जाकर, और ना ही ये परावर्तित होती हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है? सरफेस से टकराई और वापस चली गई। लेकिन इसमें क्या होता है? इस सरफेस से टकराकर दोनों की जो सरफेस होती है यहाँ से कुछ कोण पर विचलित हो जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं है कि, जबकि कुछ कोण पर विचलित हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है? कोई सरफेस है, रेज आई और वापस चली गई टकरा कर, ये होता है परावर्तन। एक सरफेस है, नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है, रेज आई, लेकिन ऐसे सीधी नहीं जाकर ये ऐसे जाएगी। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से लेकर दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उस सतह से, उस तल से कुछ कोण पर विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये क्लियर है? पूरी डेफिनेशन मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी से आपको समझाई है। अब इसका बनाएंगे डायग्राम, बहुत ही अच्छा वाला डायग्राम। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये डायग्राम नहीं बनाना कहीं पर भी। अब इसको उठा देता हूँ मैं।
इसको बिल्कुल बाद में लिखना है, डेफिनेशन को बाद में ही रटना है, पहले पूरा समझा दूंगा, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। अब कुछ देर के लिए डेफिनेशन तो याद हो जाएगी। जो स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन वाले होते हैं, कुछ देर के लिए या फिर कुछ दिन के लिए भी हो जाती है, 1-2 दिन के लिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कुछ की उस सतह उससे कुछ कोण पर विचलित हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब रट तो लिया, समझ में नहीं आया, आए बस समझ में। अब कैसे समझें इसको? अब मैं समझाऊंगा इसको बहुत ही अच्छी डायग्राम से। आए बस समझ में, एक बार मैं समझाऊंगा, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। एग्जाम तो क्या अगली, आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। क्या होता है अपवर्तन? परावर्तन भी मैंने ऐसे समझा था। परावर्तन बिल्कुल सिंपल है। कोई सरफेस है, रेज ऑफ लाइट आई, टकराकर वापस चली गई, टकराकर वापस चलेगी, आर पार नहीं जाएंगे वो। तो वो क्या था? वो था परावर्तन, रिफ्लेक्शन। उसमें क्या था? उसकी आपतित किरण की आवृत्ति और तीव्रता और परावर्तित किरण की आवृत्ति और तीव्रता समान होती है दोनों। जितनी आवृत्ति से आई उतनी आवृत्ति से चली जाएगी। वो थे परावर्तन के नियम। अब यहाँ पर भी हम देखने वाले अपवर्तन के नियम। उससे पहले अपवर्तन होता क्या है? जल देखिए सामने, ये सरफेस है। पहले सरफेस बना देता हूँ। ये सरफेस बन गई। अब नीचे दूसरा मीडियम है, दूसरा माध्यम है। यहाँ पर लिक्विड भरा है, तो ये जल भरा है। ये जल है, ये लिक्विड है। अभी समझ में आएगा अपवर्तन क्या होता है, बहुत ही गजब तरीका से, लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले कोई भी। बहुत है इतना ही। ये है लिक्विड, द्रव या पानी। आई बस समझ। माध्यम क्या है? द्रव है क्या? ये पानी। ये क्या है? ये है माध्यम, ये होता है माध्यम। यहां पर है वायु, ऊपर क्या है? ऊपर हवा है। हवा को दर्शा थोड़ी सकते हैं, ये तो जल था, दर्शा दिया। अब वायु का माध्यम क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिना सोचे समझे क्या होगा? गैस। क्लियर है? ऊपर गैसीय माध्यम है, नीचे द्रव माध्यम है, लिक्विड मीडियम है, ऊपर गैसियस मीडियम है। आई बात समझ में? 2 मीडियम हो गए। अपवर्तन हमेशा 2 मीडियम के बीच में ही होता है, जिस तल पर दोनों मीडियम मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई गिलास में पानी होता तो मैं समझा देता। इस यहाँ तक क्या है? एयर है, यहाँ तक वायु है, जस्ट इससे नीचे वाले तल से क्या है? पानी। तो ये दोनों तल पे अलग अलग माध्यम होंगे। ऊपर क्या है? एयर है, हवा है, नीचे जल है। तो जल का मीडियम लिक्विड हो गया, उसका मीडियम गैस हो गया। क्लियर है? अब आगे देखो। अब रेज ऑफ लाइट लानी है हमें। कोई भी किरण, सीधी किरण आएगी और सरफेस से टकराएगी, ये आ गई। यहां तक क्लियर है? परावर्तन को भी मैं यहां पर कंपैरिजन करके चलूंगा, क्योंकि नियम जो है तो होते हैं नियम। अपवर्तन और परावर्तन के लगभग सेम नियम है, ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क इतना है, परावर्तन में ये किरण सीधी टकराकर वापस चली जाती है, अपवर्तन में ये किरण ना तो टकराकर वापस जाएगी और ना ही उसमें सीधी जाएगी, जबकि कुछ कोण पर मुड़ जाती है, घूम जाती है किरण। इसे बोलते हैं अपवर्तन। डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के। परावर्तन के एग्जाम्पल तो मतलब पूरी अर्थ पर ही पूरा परावर्तन ही परावर्तन है। हम जिस चीज को देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? परावर्तन। जिस चीज को भी हम देखते हैं तो सब एग्जाम्पल किसके होंगे? परावर्तन के। लेकिन अपवर्तन वाले इवेंट कौन कौन से होते हैं वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण
एक सेकंड, इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम विलंब बनाएंगे, आपतित किरण। क्लियर है? यहाँ तक तो सेम है परावर्तन अपवर्तन। इससे आगे क्या होगा? अब यहाँ पर बीचों बीच क्या होता? अभिलंब। ऐसे हम बोलेंगे अभिलंब। अपवर्तन के नियम इसी डायग्राम से समझा दूंगा, कोई अलग नियम नहीं है, सेम है परावर्तन के जैसे हैं। अब ये आपतित किरण और अब ये है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? इस पॉइंट पर मिलते हैं तीन दोनों, जैसे कि उस परावर्तन में था आपतित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो नियम सेम है, नियम में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका डायग्राम कैसे बनेंगे? अब यहाँ से तो ये तो ऐसे जाती सीधी, जब ऐसे नहीं जाकर ये जाएगी ऐसे घूम के, कुछ कोण पर घूम जाती है। इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण, नहीं बोलेंगे अपवर्तित किरण बोलेंगे इसको। अपवर्तित किरण, परावर्तन में परावर्तित किरण बोलते हैं, ये है अपवर्तित किरण। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, ये हो जाएगा कोण आई, ये हो जाएगा कोण आर। आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, कोण आई हो गया, कोण आर हो गया। कोण आई बराबर हो जाएगा आपतन कोण, कोण आर बराबर हो जाएगा अपवर्तित कोण। इसमें परावर्तित कोण मत कर देना, परावर्तित किरण मत कर देना। अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम, बेसिकली कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगी। आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये है अभिलंब। जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये क्या है? ओ, मतलब ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये पूरा है, ये है अपवर्तन का डायग्राम। आई बात समझ में? और तो कुछ नहीं है। इस किरण को हम ए बोल सकते हैं, इसको हम अब बी बोल सकते हैं। क्लियर है? अपवर्तन समझ में आया? अब डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, इससे डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों की सतह से कुछ कोण पर विचलित हो जाती है। तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। डेफिनेशन नहीं रटी फिर भी बना दी। आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करके जाना, बिना कमेंट करके कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आई बात समझ में? अब अपवर्तन के नियम भी मैं इसी में समझाऊंगा, अलग से नहीं रटाने वाला। जैसे मैंने परावर्तन वाले समझाए थे, अलग से नहीं रटने, इसी में समझने हैं। इसके नियम, पहला नियम वही बिल्कुल सेम। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल क्लियर है? जो परावर्तन में था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है? आपतित किरण, लेकिन अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्लियर है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। वहां पर क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर थे, लेकिन ये भी बराबर होंगे। आपतन कोण और अपवर्तित कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आई बराबर आर। तो ये चीज क्लियर है? ये है अपवर्तन के नियम।
जल्दी से लिखो इसको। अब मैं इसके बताऊंगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, बर्तन के एग्जाम्पल। पानी के गिलास में, सबने देख रखा है ये सारे एग्जाम्पल। सिक्के का ऊपर दिखाई देना, तल से। कांच का गिलास लेना, उसमें पानी डालना, उसमें सिक्का जब हम डालते हैं, सिक्का उस तल से थोड़ा, उस एक गिलास है, इसमें पानी है, इसमें सिक्का डालेंगे, जिसको हम ऐसे देखेंगे तो सिक्का उस तल से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा ऊपर की ओर। ये क्या है? उस अपवर्तन का उदाहरण है। पेंसिल डाल लो, एक गिलास है, गिलास में पेंसिल डालेंगे तो जहाँ पर पानी है, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, मतलब उसका तल, दोनों का तल वहीं पर होगा, उस लिक्विड माध्यम का भी और गैसियस माध्यम का भी। तो उस तल से पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो करके देख लेना इसको। और सनराइज एंड सनसेट के समय जो सन दिखता है, वो दिखता ऊपर है थोड़ा, लेकिन उस टाइम छिप जाता है। तो ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल। डेली लाइफ में जो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल हम इसके लिख सकते हैं, एक और लिख लेना, तारों का टिमटिमाना। टिम और टिमाना, है बस। टिमटिमाना क्या होता है? शाम को हम देखते हैं, रात को तारों को जब देखते हैं तो उनकी जो लाइट होती है फिर एक जगह दिखाई नहीं देती, टिमटिमाती हुई दिखाई देती है ऐसे। तो वो किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का। क्लियर है? अब इसमें आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, अब ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस चैप्टर को हवा बना देते हैं ज़्यादातर टीचर, और स्टूडेंट भी इस चैप्टर को हवा बनाते हैं कि लाइट वाला चैप्टर क्या है, फिजिक्स में मरेंगे, फिजिक्स कुछ नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स सब कुछ प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। बिल्कुल लॉजिकल समझाया मैंने, लॉजिकल ही आपने समझ में आया होगा। बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले परावर्तन देखा, पहली वीडियो में तो मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया आपको। प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होती है, कोई पिंड क्या होते हैं, दीप्त पिंड क्या होते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने परावर्तन समझाया था, परावर्तन और परावर्तन के नियम। अब परावर्तन किससे होता है? दर्पण से होता है। दर्पण, परावर्तन को हम किससे इसके प्रैक्टिकल करते हैं? दर्पण से। दर्पण समझा दी मैंने, उत्तल, अवतल, समतल और गोलीय दर्पण। उनसे प्रतिबिंब का निर्माण समझाया अगली वीडियो में। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उत्तल से 2 जगह पर बनते हैं, जबकि अवतल से 6 स्थानों पर, 6 स्थितियों में उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसके बाद परावर्तन खत्म हो गया। परावर्तन किससे दर्शाया हमने? दर्पण से। जबकि अपवर्तन की घटना को हम देखेंगे लेंस से। इसमें लेंस होने वाले हैं, लेंस थोड़े डिफरेंट होते हैं दर्पण की बजाय। तो इनके सारे प्रैक्टिकल किससे दर्शाते हैं? लेंस से, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जो भी प्रकार के लेंस होते हैं सारे लेंस देखेंगे। उनमें हम देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो इन सब के बाद इस चैप्टर का हो जाता है एंड। ज़्यादा बड़ा इसका हुआ मत बनाइए, इसको समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, 1-2 बार देख लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहीं भी प्रॉब्लम हो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।